बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिला स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि महंगाई इस हद तक जन्म ले चुकी है कि अवाम सियासत से अब कोफत इख्तियार करना शुरू हो चुके हैं। अवाम ये कहते हैं कि हमारे मसाइल ही इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हम क्या खबर रखें कि कोई क्या कर रहा है। अवाम को गरज सिर्फ इससे है कि हमारी भलाई के लिए फैसले कौन कर रहा है। शायद ये वो मौका है कि जब अवाम के ऊपर प्रेशर इस हद तक बढ़ चुका है कि अवाम बगैर किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत सड़कों पे निकल आएँ, या फिर बगैर किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत घरों के अंदर ही किफ़ायत शारी की पॉलिसी हुक्मरानों की देखते हुए अपनी तरतीब करना शुरू कर दें। लेकिन ये दूसरा जो पैराया है ये मुश्किल से होता दिखाई देता है। पहली ऑप्शन ज्यादा यहां पे सूट करती दिखाई देती है अवाम के हवाले से भी और पाकिस्तान के मौशी निज़ाम के हवाले से भी। लेकिन दूसरी तरफ सियासतदानों की अगर इस वक्त उनकी मुहर्रिकात देखें, उनके रोज़मर्रा के इक़दामात देखें, वो एक दूसरे पर चढ़ाई करते दिखाई देते हैं। केसेस की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को लताड़ने की बातें हो रही हैं, किसी के बेंच से अलहदा होने की बातें हो रही हैं, किसी को बेंच में शामिल करने की बातें हो रही हैं, कहीं पे आइनी नुक्ते उठाए जा रहे हैं और किसी जगह पे आइन से रूगर्दानी की बातें हो रही हैं। ये पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जो है ये इंतखाबात पे माइल किस तरीके से होगी और उनके अपने अंदर हलकों में डिस्कशन क्या चल रही है, इससे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या कहते हैं, पीडीएम का जो आज इजलास हुआ उस इजलास में अवामी मसाइल पे ज्यादा बातचीत हुई है या हुक्मरानों के मसाइल पे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, आज पीडीएम का एक गैर रस्मी इजलास हुआ। ये गैर रस्मी इजलास कल की समात के हवाले से था। यह गैर रस्मी इजलास मौजूदा सूरत हाल के हवाले से था। यह गैर रस्मी इजलास आज जिस तरह गुजरांवाला में हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तारियां देने आए, ये उसके हवाले से था। इस इजलास में वाज़े तौर पर, मैं अब आपको खबर दे रहा हूँ, इस इजलास में वाज़े तौर पर यह फैसला किया गया है कि जो मर्जी हो जाए, हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, हमें कोई भी रास्ता ढूंढना पड़े, हमने इलेक्शन में नहीं जाना। हमने किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना। हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इलेक्शन में हमारे साथ बेइंतहा अवाम वो सलूक करेगी जिसका हम सोच नहीं सकते। पीडीएम के इजलास में ये फैसला क्लियर और साफ हो गया और उन्होंने वाज़े तौर पर अपने कुछ लोगों को नहीं, अपने रहनुमाओं को कहा है कि अगर आप इस पर अमल ना करवा सके तो फिर आप जहन में रखें कि हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरी तरह तो यह है कि बाकायदा वहीं से बैठकर हदायत दी जाती रहीं कि आज राजनपुर की सीट पे जितना जोर लग सकता है लगाना है, जितनी धांधली हो सकती है करनी है, जितना जो कुछ हो सकता है करना है। और उसकी आपको मिसालें भी मिली, झगड़े भी आपको नज़र आए, वहाँ पे फड्डे भी नज़र आए, सर फटते नज़र भी आए, हाथापाई भी नज़र आई, क्या नहीं, लाठियाँ चलाई गई और रिजल्ट आपके सामने है। तो इलेक्शन से भागना पीडीएम ने फैसला कर लिया है। पीडीएम हर सूरत में इलेक्शन से भाग रही है। पीडीएम इलेक्शन से इसलिए भाग रही है, यासर आप ज़हन में रखिएगा, राना सनाउल्लाह साहब की आज की तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है आपने वो भी सुन ली है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद चीज़ें आप सब आपके सामने हैं। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी आपके सामने है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें, इन तमाम चीज़ों को सामने लाएं, तो आपको आप गौर करें कि हुकूमत इस कदर खौफज़दा है कि लाहौर में हज़ारों की तादाद में यासर लोग निकले, जो हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ है। लाहौर के बाद केपीके में, केपीके के बाद पिंडी में, पिंडी के बाद मुल्तान में, और मुल्तान के बाद आज तो गुजरांवाला, जो शहर था मियां नवाज शरीफ का, जो घर था मियां नवाज शरीफ का लाहौर के बाद, वहां पे तो ऐसे लग रहा था जैसे आज वहां पे एक जलसा आम हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों की तादाद में लोग जेल के बाहर पहुंच के हमें भी जेल के अंदर लेके जाओ, हमें भी जेल के अंदर बंद करो,
छोटे छोटे बच्चे, आपने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी? एक तशवीशनाक बात है, रावलपिंडी में भी एक व्हील चेयर पे खातून आई, मोमर खातून आई, उनका ये कहना था मैं अपने पोते पोतियों के साथ इस वक्त गिरफ्तारी देने आई हूँ। आज गुजरांवाला में एक बुजुर्ग खातून मर्द आए और बुजुर्ग का कहना था कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ यहाँ पे आया हूँ, हमारा घर पे गुजारा नहीं होता, जेल में जाएंगे तो शायद खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। तो मुझे एक बात ना, ये किसके लिए? और ऊपर से कल हड़ताल की कॉल भी है, कल हड़ताल भी हो रही है लाहौर में, कल लाहौर में, बाकी जगहों पे भी आपको हड़ताल नजर आएगी। हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत के पास कुछ नहीं है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो खड़ी है वो अपनी जिसे कहते हैं ना, अपने हमदर्दों के सर पे खड़ी है। हुकूमत को उन लोगों की सपोर्ट हासिल है जिन लोगों की वजह से हुकूमत कायम है। अवामी कोई सपोर्ट नहीं है। अवामी सपोर्ट होती तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि जनाब मैं जलसा करूंगा, हाँ हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं कराते इलेक्शन हाउस? क्या प्रॉब्लम है? गवर्नर पंजाब आपका है, मैं तो कहूंगा चीफ इलेक्शन कमीशन भी आपका है, KPK का गवर्नर आपके इत्तेहादियों का बनाया हुआ है। उन्हें कहें कि डेट अनाउंस करें, मैदान है, मैदान लगता है, मैदान में पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। अगर कप्तान के साथ लोग नहीं हैं तो पता लग जाएगा, अगर कप्तान के साथ लोग हैं फिर भी पता लग जाएगा। ये क्या, यही राना सनाउल्लाह कहते थे ना, आप दोनों असम्बलियां तोड़े हम इलेक्शन करा देते हैं। अब ये उससे भी भाग रहे हैं, अब ये इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। कहते हैं हमारे वक्त पे आपने हमारी बात मानी नहीं, हम आपकी बात क्यों माने आपके वक्त पे? चलें जी, हमने इन्होंने मानी या ना मानी, ये मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फाइनल राउंड शुरू हो गया है और इस फाइनल राउंड के अंदर कोई टिल लगा के देख ले, इस फाइनल राउंड में जीत जो है, मैं आपको लिख के देता हूं, अपोजिशन की होगी। हुकूमत हार गई है। हुकूमत इंतहाबी मैदान हो, अवामी मैदान हो, इखलाकी मैदान हो, अदालती मैदान हो, कानूनी मैदान हो, तमाम जगह पर हुकूमत हार गई है। अब इस वक्त हालात यह पैदा हो चुके हैं कि आप इक़्तिदार में भी हों और आपके साथ आने के लिए तैयार कोई नहीं। अब मुझे बताएं, हुकूमत जिन चंद लोगों के सर पे खड़ी है, उनमें से कितने लोग हैं जो अब तक हुकूमत के साथ अपनी मर्जी से हैं? जो किसी और की मर्जी से हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि आवाज़ें निकलना शुरू हो गई हैं, आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और आपको ये सारा कुछ चेंज होता नज़र आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लें आज कागज़ पे, 2 हफ्ते पाकिस्तान के लिए फाइनल है, फाइनल राउंड है इन 2 हफ्तों में। राना साहब ये बताएं, ये PMLN की जो पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन चल रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के नाम के ऊपर, इसके ऊपर इत्तेहादी जमातों में कोई तशवीश है कि हम खामोश बैठे हैं, आप ये इलेक्शन कैंपेन क्यों चला रहे हैं? उसकी बड़ी क्लियर सी बात है। अब हमने आपको कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। आज के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी? PMLN के। इत्तेहाद नहीं है ये। नहीं, सवाल मेरा सवाल ये है कि एक तरफ ये चला रहे हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं, वो अपनी कैंपेन नहीं चला रहे, क्या उन्होंने उनके पास है क्या? पंजाब में कैंपेन चल रही है, जमीयत उलमा इस्लाम के पास पंजाब में क्या है? नहीं चले, पंजाब में नहीं है तो KP में तो चलनी चाहिए। अभी जब पीपल्स पार्टी की सिंध में तो चलनी चाहिए। भाई वो सब समझते हैं, समझदार हैं। ये लेके आए थे मरियम साहिबा को कि जनाब हम मरियम साहिबा को ले आए, क्राउड पुलर है और बहुत बड़ा क्राउड करेगी। क्राउड जो है वो बड़े ग्राउंडों से 6-6, 7-7 कनाल के प्लाटों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो एहतजाज, मैं कह रहा हूँ, आपस में अंदर इनकी सख्त इख्तलाफात है, सख्त तरीन इख्तलाफात है। ये बाकायदा अपनी मीटिंग्स में इन एक दूसरे के साथ इस तरह बात करते हैं जैसे ये इत्तेहादी ना हो बल्कि बदतरीन मुखालिफ हों। ये इमरान खान की मुखालफत में मजबूरन इकट्ठे हैं, नहीं तो ये इकट्ठे ना रहते। मरियम साहिबा के आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी, आपने मुझे बताया मरियम साहिबा के जलसे में आपने किसी जगह हमजा शहबाज की बात सुनी है? हमजा शहबाज का नाम सुना है? हमजा शहबाज का जिक्र सुना है? वो इस सूबे का वजीर आला रहा है, वो इस सूबे में अपोजिशन लीडर रहा है। जितनी जेल इन्होंने काटी है उससे ज्यादा नहीं तो कम उसने जेल भी काटी है, मुसीबतें उसने भी सही हैं। भाई इनकी तो घर के अंदर नहीं बनती तो बाहर इनके अपने इत्तेहादियों से किस तरह बनती होगी? यासिर साहब, ये गेम खत्म होने को है, एंड है। ये 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों में आपको बिल्कुल द एंड नजर आएगा। इन 2 हफ्तों के अंदर आपको कितना रद्दोबदल दिखाई देता है पार्टीज में, चेहरे इधर उधर होने में?
एक चीज़ तो आप जहन में रख लीजिएगा, पीटीआई से कोई नहीं जा रहा। पूरा जोर लगाने के बावजूद, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद, जाली एफआईआर, जाली केसेस बनाने के बावजूद, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने के बावजूद पीटीआई से आपको कोई जाता नजर नहीं आता। मेरे पास लिस्ट मौजूद है मुस्लिम लीग नून की, जो जल्द आपको चौधरी परवेज लाई सरप्राइज देंगे। मैं आपको खबर दे रहा हूं, चौधरी परवेज लाई जल्द सरप्राइज देंगे। देखें, आज डार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठा के उस लोग बंदे को उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाई है कि जनाब मैंने 1 रुपया कमीशन नहीं दी। अब मुझे बताएं राणा साहब, वो जिसको साथ में बिठाया हुआ है जावेद, वो जावेद की आज 2 ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आई हैं। जावेद, एक जावेद से मुतल्लिक है और एक जावेद की अपनी है, जिसमें वो अपने किसी दोस्त को दिहाड़ी लगाने की बात बता रहा है। वो कहता है जी कॉरपोरेशन में, वो कहता है नहीं टीएमओ में। और दूसरी एक आई है कि जी वो 2 लोग बातें कर रहे हैं, एक इनका वकील है और एक इनका दोस्त है। तो वो ये कहता है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, मैंने उससे फ़ोन पे बात की है, वो कहता है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये ऑडियो लीक्स कहाँ से आ रही? एक ऑडियो लीक्स तो कल आई थी जिसको चलने नहीं दिया टीवी पे, वो कहाँ से आई है? आप मुझे बताएं, आपकी आवाज़ में अभी ऑडियो लीक्स बन जाए? वो तो फिर क्या कह रहे हैं आप इन पे? जब तक कोई चीज़ हकीकत में ना हो, सच ना हो, उस वक्त तक आप छोड़ दें सारा। इसका मतलब है, चले मान लें ये सच्ची है, मान लें, इसका मतलब है कोई तो है जो सबके फोन टेप कर रहा है। क्या इस मुल्क में अब यही काम रह गया कि लोगों के टेलीफोन टेप करो, लोगों को जो है सरे बाजार मारो, लोगों के चेहरों पे कपड़ा डालो, लोगों को हथकड़ियां लगाकर जाकर उससे पूछो कितने पैसे? क्या 50 लाख है? यहां पे 50 अरब लूटने वाले कहां हैं? 50 करोड़ लूटने वाले कहां हैं? 50 अरब 50 बार लूटने वाले कहां हैं? क्या कभी किसी ने उनको पूछा है? उनको तो आप रायत दे रहे। 100 से ज्यादा गवाह सलमान शहबाज के खिलाफ पेश हुए। यासर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। आपके एफआईए उसमें कह रही जनाब ये बेगुनाह है। क्या बात आप कह रहे हैं? जिन लोगों के नाम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टीडी के जरिए आए, कि भाई आपने उनसे पूछा? उनको सामने लाएं, उनकी ऑडियो लाएं, उनकी वीडियो लाएं। ये होगा इंसाफ, ये इंसाफ का तकाजा होगा। ठहर जाएं थोड़ा अरसा ठहर जाएं। कल की समात के बाद जो समातें चलेंगी ना, चाहे फुल कोर्ट बने चाहे यही कोर्ट चले, तो उसके बाद जरा आप देखिएगा, उसमें फिर ये सारी चीजें आनी हैं। आप क्या समझते हैं ये जो आग लगाई गई है ऑडियो लीक्स की, वीडियो लीक्स की, ये खत्म हो जाएगी? इस आग में बहुत से लोग जलेंगे, बहुत से लोग। राणा साहब, आप ये देखें ना, यहाँ पे रीत अगर सही भी है, अगर गलत भी है, वो जन्म ले लेती है तो वो हमें मुस्तकबिल में भी दिखाई देती है। तो ये रीत अगर मुस्तकबिल में किसी और जानिब से अपनाई गई जो पहले इसके विक्टिम रहे, तो क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ठीक तरीका? बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम इस चीज़ से पैदा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सियासी लड़ाइयाँ, ज़ाती लड़ाइयों में इन चीज़ों से पैदा हो रही। इसके ज़िम्मेदार कौन है, इनका तयन कर लें। जो ज़िम्मेदार है उसको पकड़ें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई तो है ना, कोई तो है ना जो ये सब कुछ कर रहा है। तो जो कोई है उसे सामने आना चाहिए। क्या हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है? अगर देता है तो फिर ठीक है, अगर हमारा आइन इसकी इजाज़त नहीं देता तो फिर क्यों? आप यहां पर तौहीने बिलावल लगा देते हैं, तो ये सारा कुछ जो हो रहा है इस पर कोई नहीं बोलेगा। मरियम साहिबा की तकारीर पर जो कुछ हुआ, आप उस पर कोई नहीं बोलेगा। वो सब अच्छा है, वो सब ठीक है, और कोई और करे तो सब बुरे। दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, 2 कवानीन नहीं होने चाहिए, 2 रूल नहीं होने चाहिए। एक कानून, एक रूल, एक चीज होनी चाहिए। सर राणा साहब, अब वो बात करें, वो परवेज इलाही साहब वाली जो आप डिस्कस कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब की शमूलियत के बाद अब मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एक तो परवेज इलाही साहब के साथ कमो बेश 48 लोगों के राब्ते हैं नून लीग के। अच्छा। परवेज इलाही साहब ने कप्तान को लिस्ट देनी है, आजकल में वो कप्तान को लिस्ट दे देंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब जोर तोड़ के मास्टर है, और वो जैसे ही कप्तान को वो लिस्ट जाएगी, कप्तान उस लिस्ट में जैसे टिक करेंगे
तो आपको नून लीग की विकटें इस तरह गिरती नजर आएंगी यासर, जिस तरह वो ज़लज़ले में नहीं गिरती मारते, ये विकटें सेम इस तरह गिरती नजर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जेनुइन मैं कह रहा हूँ, इतनी तेजी से ये गिरेंगी। और दूसरा, चौधरी परवेज लाही की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद जेनुइन बात है काफ लीग 4 या 5 अफराद पे रह गई है। अच्छा, कुछ बातें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि इनकी शमूलियत पीटीआई में होगी। अब इसमें सदाकत है या नहीं है तो ये तो आप बताएंगे या सोर्सेज बता सकते हैं कि शुजात साहब जो हैं वो पीएमएलएन में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं जी, वो कहीं शामिल होने नहीं जा रहे। अच्छा, वो बिल इत्तेहाद हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है। अब इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। अब आप ये देखें ना कि चौधरी परवेज लाही साहब शामिल हुए हर शहर में। आपको बल्कि एक फुटेज दिखाते हैं हम आपको। हर शहर के अंदर काफ लीग के लोगों ने पीटीआई के झंडे लगाए, पीटीआई के वर्करों के साथ, पीटीआई के ओहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। शेखुपुरा में शकील ताबिरक ने तमाम पीटीआई के काउंसलर, एमपीए के उम्मीदवार, एमएनएस के उम्मीदवार, टिकट के साबका टिकट होल्डर्स सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके ऐलान किया कि जी हम अब आप लोगों का हिस्सा हैं, जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ जाएंगे। चौधरी परवेज लाही की शमूलियत के बाद अच्छा यही काम गुजरात में हुआ, यही काम चकवाल में हुआ, यही काम तिलक में हुआ, यही काम रावलपिंडी में ज़ुबैर खान ने किया, यही काम बाकी जगहों पे किया। शेखुपुरा के अंदर तो कमो बेश कुछ नहीं। आप ये देखेंगे पिक्चर आपके सामने, सारे पीटीआई के लोग हैं, सारे पीटीआई के ज़िम्मेदारान हैं। ये शकील ताबिरक के डेरे पे आते हैं, ये ऐलान करता है कि जनाब हम पीटीआई में आ गए हैं, जो हुक्म आप पीटीआई करेगी हम उसके साथ होंगे, जिसको टिकट मिलेगी हम उसका साथ देंगे, हमें मिले हमारा साथ दे, किसी और को मिले उसका दे। ये पीटीआई के यही हर शहर में हो रहा है। यानी चौधरी शुजात हुसैन के कोई बंदा किसी शहर में दिखा दे मुझे। राना साहब, ये एमडब्ल्यूएम भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कमाल कर की, वो तो पीटीआई के साथ वो गिरफ्तारियां दे दी उनके, उन आलमे दीन ने गिरफ्तारियां दी जिनके मुतल्लक आप कह सकते हैं कि यार वो एक ऐसी शख्सियात है कि जिनके लोग हाथ चूमते हैं, उनके मसलक के लोग, और उन्होंने गिरफ्तारियां दी और जेलों में गए। लेकिन शर्म जरा भी नहीं है इस हुकूमत को, जरा सी शर्म भी नहीं है। हिम्मत है तो उनको उन्हीं थानों में रखो जहां पे उन्होंने गिरफ्तारी दी है, जिस इलाके में गिरफ्तारी दी है। आप कहते हैं कि ये डूब मरो तहरीक है, डूब मरने की तहरीक नहीं है, आपको डूब मरना चाहिए। आप इस कदर खौफजदा हैं कि आपने उनको 600 किलोमीटर दूर जेलों में भेज दिया। तो वो तो राणा साहब आज कह गए ना, वो राणा सनाउल्लाह ने आज कहा, उन्होंने कहा जी पहले दूर की जेलें भरी जाएंगी, उसके बाद करीब की जेलों पे आएंगे। चलें, इसका मतलब है जेलें भरी जा रही है ना, जेलें तो भरी जा रही है ना। खौफ के बुत टूट गए हैं ना, खौफ के बुत खत्म हो गए हैं। जब खौफ के बुत टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, कोई भी हो, फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। 25 मई तशद्दुद हुआ, डर हुआ पैदा। आज आप देखें, मैंने तो कहा आप तो सुबह से बैठे हैं या सर, आपने देखा ना जो हुआ गुजरांवाला में, क्या इतनी तादाद में लोग गिरफ्तारियां देने आते हैं? हर शहर में ये हो रहा है, हर चौक चौराहे पे अब ये होगा। और कल से आप ज़रा अदालती समाज से लेकर अवामी समाज देखिएगा, कल से ज़रा आप बाकी चीज़ें देखिएगा। शाह महमूद कुरैशी एक बहुत बड़ी गद्दी नशीन हैं, पाकिस्तान में सियासत के एक अलामत है। असद उमर एक बड़ा नाम है। आपने इन लोगों को उठाया, जेलों में फेंक दिया और उसके बाद जितनी सख्ती कर सकते थे आपने की। आजम स्वाति के साथ जो किया, फिर आजम स्वाति के साथ, मदनी के साथ, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी वार, किस किस के साथ नहीं किया। यार सब बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। जितना ये मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आखिरी ओवर शुरू है। अब आखिरी ओवर है, इन आखिरी ओवर्स में अब फैसला होना है। ना मैच ड्राउन है, ना बारिश आनी है, ना मुलतवी होना है, अब फैसला होना है। और मैं आपको यह भी बता दूं, विकेट बहुत तेज़ है और इस तेज़ विकेट पर हमेशा कप्तान जीतता है। स्लो विकेट रही है 10 माह, लेकिन अब विकेट तेज़ है। गिरफ्तारियों के हवाले से हुकूमती प्लान जो है उस पर नवाज शरीफ साहब खुश हैं? उन्हें लगता है कि आइंदा का मंजरनामा ठीक होगा? मियाँ साहब को तो सब अच्छे की रिपोर्ट जा रही है।
इसलिए तो मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे। अच्छे की जा रही है तो फिर तो आना चाहिए। अगर तशवीश आ रही होती तो फिर अभी वो मुतमिन नहीं है, वो मुतमिन नहीं है। उनको जो असर रिपोर्ट जा रही है वो ये जा रही है कि मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया जी। असर रिपोर्ट ये जा रही है। भाई मुझे एक बात बताएं, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो तो फिर आप इलेक्शन अनाउंस क्यों ना कर दें? आपको फिर इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए। 1 सीट का जीतना, 2 सीटों का जीतना, 3 सीटों का जीतना या 20 सीटों का जीतना मान ही नहीं रखता। असल मामला है कि जमहूरियत को बचाएं। यासर साहब, अगर हट दर्मी कायम रही तो फिर ज़हन में रखिएगा कुछ भी हो सकता है। मेरा आप इशारा समझ गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कप्तान जा रहे हैं ना पिंडी, ये रोक रहे हैं ना कप्तान को, रोको कप्तान। वो जो पहले फिल्म होती थी मैं पंजाब नहीं आऊँगी, अब ये कह रहे हैं कप्तान को पिंडी ना आने देना। कप्तान पिंडी आ गया तो कुछ हो जाएगा। आप ज़रा कप्तान का आज के दिन नोट कर लें, कप्तान जब पिंडी जाएगा तो फिर पिंडी फैसला दे देगा वो किसके साथ करे। कप्तान पिंडी के बाद हर उस जगह जाएगा जहां पे ये कप्तान पे मुकदमात करेंगे, जहां ये केस करेंगे। अब ये फंस गए हैं, अब इनको रास्ता कोई नहीं मिलेगा। अब कोई इनमें से आके ये नहीं कहेगा जी वो बिल में छुपे हुए हैं जी, वो फला है फला है। तो बड़े मियाँ साहब क्या कश्मीर के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं? जो बाकी लोग हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? लाए उन्हें भी सामने सामने, मुकाबला कराएं, इलेक्शन कराएं। वो तो आप कराते नहीं। किसी के बाहर आने से किसी को कुछ कुछ होता है और किसी के वापस ना आने से किसी को कुछ नहीं होता है। इस पे मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये मुआशी मंजरनामे पे तफसीलन बात की जाएगी, हुकूमती इक़दामात पे बिलखुसूस बात होगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत जो है वो अपोजिशन के एक एक शख्स के ऊपर अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती जा रही है और बताया जा रहा है कि किसने कहां पे करप्शन की, किसने क्या कुछ किया, उसके शवाहिद बयान किए जा रहे हैं। ये हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अपोजिशन या मुल्की मईशत या मुल्की सियासत को लेके जाना है, ये आइंदा पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम को कभी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। ये दिल की कदूरतें किस हद तक बढ़ जाएंगी, इस पर बिलखुसूस बात की जाएगी। PTI की जेल भरो तहरीक पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, आज एक आपके ऊपर भी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि आपका जाहो जलाल बहुत ज्यादा है और कहां कहां पे कितने ठेके दिए गए, आपकी ईमा पे देगी है। ये लगता है कि अब अगला टारगेट आप हैं, तैयारी पूरी है? नहीं, किस चीज के ठेके दिए? वो के अज़मा बुखारी साहिबा ने आज ये कहा है कि बेशतर अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए गए। किस चीज के? ये तो उन्होंने नहीं बताया कि किस चीज के दिए गए, लेकिन ठेके का जिक्र जरूर हुआ। मैंने तो, मेरा ख्याल है उनको कही कि जो मर्जी आप कहती रही है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी। ना मैं कभी किसी ठेके में पड़ी हूँ, ना मैंने कोई ठेका कभी दिया है, ना मैं कभी इंटरेस्ट दिया इन चीजों के अंदर। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, मैं इन चीजों से बहुत दूर। डॉक्टर साहबा, गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू होने वाला है। हर वज़ीर के ख़िलाफ़ एक 40 सी या मुबैना सी चीज़ें बनाई जा रही हैं और आपसे तो वो डरते बर हैं, क्योंकि आप रुकती भी नहीं हैं, आप खड़ी भी हो जाती हैं, गुजरांवाला हो, लाहौर हो, तो आप उनके टारगेट पे हैं। तो क्या जेल भरो तहरीक में आप भी जा रही हैं फिर? ये आज माशाल्लाह बड़ी कामयाब हमारी जेल भरो तहरीक। जिस दिन खान साहब कहेंगे ख़वातीन ने जानी है तो मैं सबसे पहले खड़ी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। अभी तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कारकुन, जो मेल कारकुन है वो सारे जाएंगे, तो उनमें और जो लीडरान है वो भी। तो जहाँ तक आज गुजरांवाला का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा कामयाब। आप यकीन जानिए कि मैं तो इतनी खुश हुई देख के कि बहुत बड़ा शो था गुजरांवाला के अंदर। जब उन्होंने 6 बसें उनकी गाड़ियां भर गई, फिर उसके बाद गाड़ियां कोई नहीं थी, तो फिर मैंने लोगों को कहा कि बस आपने अपना बता दिया है कि ना आपको खौफ है ना डर है किसी बात का। मैं वहीं थी, मौजूद थी, मुझे पता। और मेरे सामने ये सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जो मर्जी ये कहते रहे
इस वक्त लोग इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ हैं और वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। मैं आप यकीन जानिए, मुझे तो लगता था कि हर बंदा जो मेरे साथ चल रहा था वो कहता था कि हमने गिरफ्तार होना है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा उतनी गिरफ्तार हो सकते हो ना जितनी गाड़ियां खड़ी हैं। अगर वो गाड़ियां भर जाएं तो फिर कहाँ से गिरफ्तारी करके कहाँ भेजें आपको। ये हाल ये था। मतलब लोग मेरे पास आते थे, कहते जी हमारा नाम लिया, हम जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। तो मैं बाकायदा नाम लोगों को ले रही थी। लोग इनकी जालिमाना पॉलिसीज की वजह से, इनके गलत किस्म के कामों की वजह से लोग इतने आवाज़ार और परेशान हैं कि आप सोचिए। डॉक्टर साहब, अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं तो बकौल वफाकी वज़ीर दाखिला के पहले दूर की जेलों को भरा जाएगा, फिर करीब की जेलों पे आएंगे। अब आप लोगों की तरफ से बातें हो रही हैं कि किसी को कहीं पे रखा गया, किसी को कहीं पे रखा गया, जबरो तशद्दुद ज़हनी तौर पे भी किया जा रहा है। तो क्या हिकमत अमली में कोई तब्दीली लाने के लिए गौर हो रहा है या उसी हिकमत अमली के तहत ही आगे बढ़ेंगे? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हर बंदा आपको पता टीवी के प्रोग्राम भी सुनता है, उनकी बातें भी सुनता है, ये भी सुनता है कि भाई तशद्दुद किया जा रहा है। उसके बावजूद लोग बात तो नहीं आ रहे ना। आप देख लीजिए, आप आज गुजरांवाले में हाल देखते तो आपको एहसास होता है कि लोग किस जोशो खरोश के साथ आए, वो सुन रहे हैं ये सारी बातें। उनको पता है कि कई दिनों से, 4-5 दिनों से जो लोग अरेस्ट हुए लाहौर के अंदर, वो कहाँ हैं। कोई लिया में है, कोई पखर में है, कोई राजनपुर की जेल में है, उन सबको पता है। और उन सबको डॉक्टर साहब एक तो ये बता दें कि इलेक्शन के उम्मीदवारों का ऐलान कब कर रहे हैं आप लोग, और दूसरा खान साहब के साथ कितने लोग, क्या खान साहब के साथ आप सब लोग पिंडी पेशी पे जा रहे हैं? ये तो खान साहब डिसाइड करेंगे कि कौन कौन के साथ पेशी। तो दूसरा वो जो उम्मीदवारों की लिस्ट के हवाले से राना साहब पूछ रहे हैं, ये किस चीज की उम्मीदवारों की? सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो होने आपके दोनों असम्बलियों में अभी तो यानी आप चाह रहे हैं कि आपको हम बता दें कि टिकट किसको मिल रहा है? नहीं नहीं, आप मैं नहीं कह रहा टिकट किसको मिल रहा है, वो आप जब अनाउंस करेंगे वही भी होगा। ये बता दें कितने दिन तक अनाउंस करना है? ये खान साहब उसके ऊपर आज का गौर फिक्र कर रहे हैं और एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हमारी हुई है जिसमें उन्होंने ओवरव्यू लिया है सारा। उसके बाद अब इंशाल्लाह वो खुद डिसाइड करेंगे कि टिकट। आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं ना कौमी असम्बली में? मैं इंशाल्लाह। और खान साहब भी ला रहे हैं टाउनशिप से? खान साहब ने अभी कोई डिसीजन नहीं ली, जब लेंगे तो आपको जरूर हम खबर देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप परवेज इलाही साहब की पार्टी में शमूलियत के बाद क्या समझती हैं कि क्या कोई नए चेहरे भी आएंगे? देखिए जी, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को समझ आ गई है और चेहरे जरूर आएंगे। मैंने किसी चेहरों को ना तो नहीं किया हुआ ना। वजह यह है कि ये एक सियासी पार्टी है, लोग आके ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। लेकिन एक बात है जो खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हर बंदा जो है वो गैर मशरूत उससे आए, किसी किस्म की कोई शर्त नहीं, किसी को ना किसी को टिकट की कोई कमिटमेंट है, जरूर आए, ज्वाइन करें, पार्टी में अपना रोल प्ले करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा। उनके रोल और उनके काम के मुताबिक उनको जरूर हर तरीके से रिकग्निशन मिलेगी। डॉक्टर साहब, लाहौर इस दफा आपका किला होगा या नवाज शरीफ का किला रहेगा? देखिए, अल्लाह ताला अपना रहम व करम करे। उम्मीद तो मुझे बहुत है इंशाल्लाह ये जितना मर्जी कोशिश कर लें, लोगों की सोच में तो बहुत तब्दीली आ गई है और लोग समझते हैं कि इन लोगों ने जितनी ज्यादती और जुल्म पाकिस्तान पे किया है शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस आखिरी 10 महीने में तो इन्होंने हद ही कटा ली। आपके सामने हैं, कहाँ पेट्रोल की कीमत चली गई, कहाँ बिजली का नफा चला गया, कहाँ गैस की। लोग इतने तंग और परेशान और इतने मजबूर हुए कि कुछ समझ नहीं आती लोगों को क्या करें। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि मुझे बहुत वो है कि लोगों को पता चल गया फ़र्क। अब जब हमारी हुकूमत थी उसमें और इस हुकूमत में फ़र्क तो महसूस हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपना क्या कहते हैं, मतलब बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है क्या नताइज होने, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर नताइज होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, 3 मार्च को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने या ना देने या EVM के इस्तेमाल के हवाले से जो समात हो रही है, उस समात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील कौन पेश हो रहा है? मैं माजरत, मुझे अभी पता नहीं है कि कौन से वकील हैं। आइंदा मैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर रखूंगी ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। लेकिन एक बात डेफिनेट है, देखिए तकरीबन 1 करोड़ हमारे जो वोटर्स हैं पाकिस्तान से बाहर
ये पाकिस्तान से बाहर हमारी मीशत में हेल्प करते हैं। देखिए ना, आपकी जो रेमिटेंसेस आते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, और उनको पाकिस्तान की बहुत फिक्र रहती है। वो पाकिस्तान शौकिया कोई भी नहीं छोड़ के जाता, हालात की मजबूरी की वजह से छोड़ के गए। उन्होंने अपने हालात बेहतर करने की खातिर वो और मुल्कों में चले गए, लेकिन अपना जो मोहब्बत है पाकिस्तान की वो तो है ही है, और उनको पाकिस्तान में जो भी होता है उसकी बात की फिक्र रहती है। उनको वोट का हक जरूर मिलना चाहिए और उनको जरूर हर तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए। हम तो उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे थे। इनको भी पता है कि बाहर के जितने ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने दुनिया का तौर तरीका देख लिया, और उनको पता है कि इमरान खान ही वो सोच रखने वाला बंदा है जो उस तरह का तरीका इख्तियार करेगा इस मुल्क के अंदर। तभी तो लोग खुशी से उसको रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। आपके सामने जब ये सैलाब जदगान के लिए उन्होंने पैसे मांगे, आपके सामने उन्होंने कम से कम 5 अरब रुपए जो हैं इकट्ठे करके दे ही दिए ना उन्होंने लोगों ने। बेसिकली वजह यह है कि खान के ऊपर उन्हें एतमाद है और उनको यकीन है कि ये पैसे गलत जगह नहीं इस्तेमाल। तो मेरा ये कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये सिर्फ इसलिए राइट नहीं देना चाह रहे क्योंकि उनको पता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो खान के लिए वोट करेंगे। ठीक, अफसोस की बात है। और एतमाद की बहाली के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी कोशिशें जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से। अपने लिए नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद हिकमत अमली पर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो मंजरनामा बन चुका है, इस मंजरनामे में अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं या अपोजिशन की माजी करीब के अंदर इत्तेहादी रहने वाली जमातों के रहनुमाओं के ऊपर जो मुकद्दमात हो रहे हैं, उन मुकद्दमात का मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी अब स्ट्रेटजी में तब्दीली क्या आ रही है, पीटीआई किस तरीके से अपनी कैंपेन को लेकर चलेगी, वफाकी हुकूमत के जो इकदामात हैं उन इकदामात में क्या तेज़ी आएगी या रिवर्स गियर लगेगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने। एजाज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाज साहब, मुकद्दमात भी हो रहे हैं, तलबियाँ भी हो रही हैं और अब ऑडियो लीक्स आना भी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपके खिलाफ आने वाले दिनों में कोई ऑडियो लीक मंजर आम पे आ गई तो क्या उसका दिफा करते हुए दिखाई देंगे या खान साहब के साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होंगे? देखिए, ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग। अब ये इसी कोशिश में है कि किसी तरह से ऑपोजिशन को यानी तंग किया जाए, मुकदमात बनाए जाए, लोगों को डरा कर धमका कर। वो जो कल आपने देखी थी शख्सियत इमरान खान के साथ बैठे हुए थे जावेद साहब, उन्होंने सारा 164 का जो बयान अपना उन्होंने दिया था, उसके बाद सारे जो राज है वो खोल के रख दिया उन्होंने। यही दफ़ा 164 का बयान अगर आपको याद हो तो हुदैबिया के सिलसिले में आया था जनाब इसाक डार साहब का, और एक जनरल शहीद के जब क्रैश हुआ था वही दफ़ा 164 का बयान दिया था पायलट ऑफिसर अकरम अवान ने। लेकिन एक तो खैर बिल्कुल गायब ही कर दिया गया, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी छुपा दी गई, और दूसरा उन्होंने इनकार कर दिया, किसी मुझसे तो दबाव के तहत दिया गया था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक गिमिक्स हैं पॉलिटिक्स की। इसमें आप अपने ओपोनेंट्स को तंग करते हैं। अब जो मसला है वो ये है कि, और अफसोसनाक मसला ये है कि ये हुकूमत चाहती है कि किसी न किसी तरह से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सके। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चाह रहे हैं कि ये पटरी से डेमोक्रेसी की पटरी से गाड़ी उतर जाए किसी तरीके से, और 1-2 साल का इनको कहीं गैप मिल जाए जिसमें कि ये अपनी साख को रिस्टोर कर सकें। उस वक्त तो बड़ा शौक था कि हुकूमत में आकर बैठ जाए किसी तरीके से। अब इन्हें पता लगा है कि भाई ये किस भाव बिक्री है, और आपने देखा कि जिस तरह से 97 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, मेरे ख्याल में ये उससे बदतर हमला है जो अब बच्चों के ऊपर डायरेक्ट हो रहा है नाम ले लेकर उनके। और ये किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो उनकी जो तवज्जो है वो 90 दिन से या जो सुओ मोटो लिया हुआ है उससे हटाई जाए। तो इस किस्म के हरबे जो है वो मेरा ख्याल है कि मजीद नुकसान बचाएंगे, हुकूमत को कोई फायदा नहीं देंगे। एजाजुल हक साहब, आपको क्या लगता है, कल से जो हियरिंग शुरू हो रही है, कल से इस सुमात शुरू हो रही है,
फुल बेंच बन जाए या यही बेंच रहे, जो मामला भी हो, आपको अब मामला कब तक निपटता हुआ नजर आ रहा है? मेरा तो ख्याल है अगले 6-7 दिन समझ लें, 2 दिन आगे कर लें, 2 दिन पीछे कर लें, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा ये मामला। और ये भी मेरी बात आप नोट कर लें कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को अगर ये पता लग गया कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये कभी भी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग और कौमी के अलग नहीं करवाएंगे। ये इनकी मौत है, ये करवाएंगे इकट्ठे। वो तो एक आईनी नुक्ता भी बीच में उठा रहे ना, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए अगर 90 रोज की आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये हद है, तो उसके साथ साथ निगरान हुकूमत का होना जरूरी है। अब यहाँ पे इन निगरान हुकूमतों में हम इलेक्शन करवा लें तो कौमी असम्बली का जब इलेक्शन होगा तो यहाँ पे तो परमानेंट हुकूमत होगी, तो वहां पे निगरान हुकूमत वाला जो पैराया है उसे फिर किस नजर में देखा जाएगा? वो तो वहाँ पे तो फिर जब सूबाई इलेक्शन अलग हो जाएंगे तो वहाँ तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगा, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता। वो तो फिर कौमी असम्बली के अंदर आएगी ना एक निगरान, जो कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाएगी। तो ये भी निगरान माशाल्लाह लोगों को जेलों में इस तरह मुंतकिल कर रही है जिस तरह की ये ए टीम है और जो हुकूमत है इनकी बी टीम है। आप देखेंगे वही पुलिस जो इनको कल तक सलाम कर रही थी, आज इनके घरों के आगे जाके KPK में नारे लगा रही है, भैया आओ जिसने गिरफ्तारी देनी है। कभी इतनी जरूरत देखी आपने पुलिस की कि DSP और SP जाकर साबिक वजीर आला के और वज़रा के घरों के बाहर जाके नारे लगा रहे हो? ये कौन लगवा रहा है नारे, मुझे बताएं ना जरा। ये कौन कह रहा है कि आए जिसने गिरफ्तारी देनी है, हमारी वैगन आपके घर के बाहर खड़ी हुई है? कोई चादर और चार दीवारी, कोई मतलब थोड़ा सा महजब कौमें होती हैं, वो देखती हैं कि भाई कहाँ तक जाना है, किस हद तक जाना है। तो ये तो सारी हदें टापते जा रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक हफ्ता में या 1.5 हफ्ते में जो फैसला हो जाएगा, अगर इस फैसले पर अमल अदालती हुक्म के बावजूद भी अमल नहीं होता तो फिर आपको कोई तीसरी कुव्वत आती नजर आ रही है? देखिए, ख्वाहिश तो हुकूमत की यही है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहने पड़ रहा है, ये कहना नहीं चाहिए एक शख्स को जो कि जमहूरियत में बिलीव करता हो, लेकिन आपको क्या लगता है? ये देखिए, कोर्ट्स के पास तो कोई रास्ता नहीं है कि 90 दिन से आगे पीछे नहीं हो सकता। जो मर्जी आप कर लें, हर कानूनदान से, हर आइन के जो एक्सपर्ट है उससे पूछ लें, वो 90 डेज की बात करेगा। 90 डेज से आगे पीछे नहीं हो सकता। अब मसला इनको ये पड़ा हुआ है कि इनकी पोल रिगिंग भी नहीं हो रही, इनसे लोगों को धमकाया डराया भी नहीं जा रहा, क्योंकि बात इस पर शख्सियत रह गई। अब जितनी शख्सियात है उनको आप मेहनत भी कर दें, उनको तोड़कर आप ले भी जाएं, तो वो शख्स है जिसके खिलाफ आप लगे हुए हैं, उसको उसकी पॉपुलैरिटी आप लोगों ने खुद ही उस हद तक बढ़ा दी है कि अब उसको परवाह ही नहीं है। कोई छोड़ के जाता है छोड़ के चला जाए, कोई साथ रहता है साथ रहे, जो छोड़ के चला जाएगा नुकसान उसका होगा, इसलिए कोई छोड़ नहीं रहा। वरना अब तक तो जितनी कोशिश ये कर चुके हैं, जिस तरह से लोगों को डरा चुके हैं, धमका चुके हैं, उन पे पर्चे कटवा चुके हैं, लोगों ने कहा था अच्छा जी हम छोड़कर जा रहे हैं इसे, लेकिन जिसने सियासत लड़नी है उसको तो पता है ना कि मुझे किस भाव वोट मिलेंगे। तो ये मसला बना हुआ है इस वक्त हुकूमत का। एजाज साहब, आपने जो बात की कि ये हुकूमत चाहती है कि अब भी 2 साल का गैप पैदा किया जा सके, ये 1-1.5 महीना पहले तो बाज़गश्त थी, क्या अब भी ये प्लान ज़ेरे गौर है, और अगर है तो किन हलकों में? ये जो आपने बात की ना, ये हुकूमत की अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि इन्हें अब पता लग गया कि इनकी पॉपुलैरिटी देखे ना, इन्होंने बड़ा जो समझते थे कि हमने तीर मार लिया, हमने वापस बुला लिया है, केसेस खत्म कर दिए हैं, अब ये बाहर निकलेंगी तो दुनिया आएगी देखने के लिए। पता लगा कि जनाब जलसे जो है वो जलसियों में बदल गए हैं, जो मैदान हुआ करते थे वो जो वहाँ वो शादी हॉलों में कन्वर्ट हो गए हैं। और इसीलिए तो ये डेस्परेशन है, अवाम नहीं आ रही, उस डेस्परेशन में ये अपना गुस्सा निकालने के लिए कभी जनरल फैज हमीद, कभी जनरल बाजवा, कभी जस्टिस एजाजुल हसन, कभी जनाब वो नकवी साहब जो हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकल रही है इनको कहें कि भाई मैदान भी है, घोड़ा भी है, इलेक्शन करवाएं और पता लग जाएगा। देखिए अक्टूबर में तो वैसे भी करवानी है ना इन्होंने, तो कितने महीने रह गए अब। तो इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह जुलाई में होंगे, इकट्ठे होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। इलेक्शन जुलाई में होंगे, इकट्ठे होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। ये हुकूमत जितने मर्जी इकदामात उठा ले इंतकामी कार्रवाइयों के, किसी के हौसले मुतल्लल नहीं होने वाले। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बिलखुसूस जो तरक्याती मनसूबे हैं जो पंजाब में जारी हैं उस पर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस नहज तकान पहुंची है कि एक तरफ अब हड़ताल की कॉल्स दी जा रही हैं। आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हड़ताल की कॉल दी। मुख्तलिफ जो ताजर रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे ऊपर इस तरह की कदगने लागू करेंगे और एक ऐसे दौर में करेंगे कि जब हमें मुख्तलिफ तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मौशी बम हमारे सर पे गिरा हुआ है, तो हम किस तरीके से अपना बचाव कर पाएंगे और अपना घर चला पाएंगे। तो इसी तनाजुर के अंदर एक और हड़ताल की कॉल देने का इंदिया दे दिया गया है। किसकी तरफ से? कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तरक्याती जो मंसूबे हैं उनको रोक दिया गया है। उनका यह कहना है कि निगरान हुकूमत पंजाब ने तरक्याती मंसूबों को रोक दिया। रोकने की वजूहात क्या मंजर आम पे आई, निगरान हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैफुल्लाह घुमन साहब हैं, तर्जुमान कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। घुमन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। घुमन साहब, आप ये कह रहे हैं कि तामीराती शोबा हुकूमती अदम तौजी का शिकार हो चुका है, तरक्याती मंसूबे रोके हुए हैं, लेकिन हमारे पास कुछ इतलात हैं कि जिनका नामो निशान नहीं था हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, हमने सुन नहीं रखा था, ऐसा कोई टेंडर जारी नहीं हुआ था, उन इलाकों में तो तरक्याती मंसूबे धड़ल्ले से जारी। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आल पे। सबसे पहले तो मैं यासर आपका, राना अज़ीम साहब का, 92 की पूरी टीम को खराज तस्लीम पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मसले को अपने प्लेटफॉर्म पे उजागर किया। इस वक्त सूरत हाल यूँ है कि जैसा कि सब लोगों को पता है कि जो कोरोना वायरस के बाद महंगाई का एक तूफान आया और जबरदस्त तूफान आया। अभी वो तूफान थमा नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया है कि हमारे लिए काम करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। हमारे में इतनी सकत नहीं रह गई कि हम काम जो सुबह शुरू किए हैं इनको पाया तकलीफ तक पहुंचा सकें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो तरक्याती मटीरियल है उसकी कीमतों से 100% से लेकर 200% तक का इजाफा हो चुका है। इतना ज्यादा जब इजाफा होगा तो हम कैसे तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे। इस हुकूमत ने हमारे साथ ये हुआ है कि जितनी डेवलपमेंट थी स्वाय जुडिशरी के तमाम के फंड जो है वो मुस्बित कर दिए, कोई पेमेंट नहीं हो रही। कुछ कंस्ट्रक्टर को चेक मिले हुए उनके चेक कैश नहीं होते। या मैं आपकी वसात से एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि तरक्याती फंड मुजमद हो गए, अगर 2 महीने मुजमद रहते हैं दोबारा देते हैं तो जो प्राइस वेरिएशन आती है हर महीने जिसका हम क्लेम करते हैं, हमें 4 महकमे पे प्राइस वेरिएशन मिलती है, अगर गवर्नमेंट को अदा करने पड़ेंगे तो अरबों रुपया बनेगा। उसके जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा या सूबाई हुकूमतें होगी। और नंबर 2, जो चेक हमें मिले हैं वो कैश नहीं हो रहे। अगर मेरा चेक आम किसी आदमी को देता हूँ, चेक नहीं कैश होता तो मेरे पे FIR होती है। मुझे बताएं, गवर्नमेंट के चेक अगर क्लियर नहीं होते तो FIR हमने किस पे करवाई? इसलिए हमने ये गवर्नमेंट से बड़े मुतालबे किए हैं। डेवलपमेंट ऐसे तो बंद होती नहीं है ना। डेवलपमेंट तो जो ADP स्कीम है वो कभी इलेक्शन पे बंद नहीं होती। वो निगरान हुकूमत में जो तरक्याती काम बंद होते हैं वो होते हैं कि निगरान हुकूमत गैर जानबदार है, ये किसी को फेवर ना दे तो नए मनसूबे वो कहते हैं कोई टेंडर नहीं लगेगा, उसकी इम्प्रूव नहीं। इन्होंने तो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल वाले पुराने काम जो है उनको फंड जो है वो सीज करके रख दिए। तो आप ये बताएं हम किधर जाएंगे? एक चीज़ तो मुझे बताएं, आप कहते हैं कि फ़ंड मुंजमद कर दिए गए, मुझे तो पूरे पंजाब में हर गली हर मोहल्ला जो है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, वहाँ पे बजरी भी पड़ी है, रेत भी पड़ी है, सीमेंट भी पड़ा है। तो फिर ये काम कौन करवा रहा है? ये पैसे ऊपर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बाकी हुकूमत ने MNA जितने भी है ना उनको 50 करोड़ से ज्यादा का स्वाबदीदी फंड दिया हुआ है। ये वो काम चल रहे हैं, ये वफाक के काम चल रहे हैं, ये पंजाब हुकूमत के या KP के या दूसरों के नहीं चल रहे। तो वफाक के भी नहीं चल सकते ना जहाँ पे इलेक्शन होने हो। हाँ लेकिन इन्होंने चलाए ना, इन्होंने चलाए हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने चलाए हुए हैं। और दूसरी बार राणा साहब देखिए, ये हमारे जो अदारे हैं ना जो प्रपोजलें बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उनकी अकल पे रोना आता है। अगर यही पैसे सूबाई हुकूमतों को दे देते तो जो तरक्याती मंसूबे चल रहे थे वो मुकम्मल हो जाते, गवर्नमेंट की भी जान छूट जाती है, हमारी भी छूट जाती। लेकिन उधर नहीं दिए, MNA को दिए हैं। अब नालियां गलियां जरूरी है, लोग तो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं।
कौन सफर करेगा पक्की गली से जब उसका बाइक ही नहीं उधर से गुजरेगा? कौन उस सड़क से सफर करेगा जिसने गाड़ी घर खड़ी कर देनी है? तो ये गवर्नमेंट उल्टी सोच की बालक है। अच्छा घुमन साहब, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मजमूई तौर पे कितने फंड्स हैं जो पंजाब हुकूमत की तरफ से मुंजमद किए गए? अरबों रुपया। कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद हुए हैं? जी बंद प्रोजेक्ट तो हमने चलाए हुए थे, लेकिन ये हुकूमत आई इन्होंने फंड सीज कर दिया। अब हमारे पास इतनी सकत नहीं थी कि हम उनको चलाएं। अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ फंड कोई नहीं है, वहाँ सुबह गवर्नमेंट कर रही है, टेंडर लग रहे हैं, लेकिन फंड कोई नहीं। KPK को फाक नहीं फंड दे रही, दूसरे सूबों को इसका भी यही हाल है। तो जब फंड नहीं होते, हम ये कहते हैं जितने आपके पास फंड है उतने प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें। अगर एक प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट होता है तो श्योर करेंगे वो 2 साल में कंप्लीट हो जाए, 3 साल वाला 3 साल में हल हो जाए, साल वाला साल में हो जाए। ये तो कोई नहीं है काम आप प्रोजेक्ट देते हैं कि ये 2 साल में कंप्लीट होगा, 5-5 साल उसको लटकाए रखें, उसका कौन जिम्मेदार है? जो गवर्नमेंट। तो फिर अब आप हड़ताल करने जा रहे हैं, कब से आप काम बंद कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? रान साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये तो दिवालिया हो चुकी। मैं अनेर आपको कह रहा हूँ, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे सियासतदानों ने एक दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते हमारे मुल्क को नीचा दिखा दिया, हमारा मुल्क नीचे चला गया। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल तो ये देखे, हमारे साथ ज्यादतियां क्या करते हैं। एक ओरिजिनल काम करते हैं, उनमें हमें हर महीने जो वेरिएशन आती है वो गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन सारी एटमों पे नहीं करती, चंद एटमों पे करती है। लेकिन अगर वही काम MNR की शक्ल में आए, तो रोड की मरम्मत हो, बिल्डिंग, वहाँ पे ये कानून लागू नहीं। बंदा पूछे कि वो क्या कई बाहर के मुल्क से सामान लेके आती है, वही मटीरियल लगता है जो ओरिजिनल कामों में लगता है और वही मटीरियल लगता है जो MNR के कामों में। अच्छा घुमन साहब, एक बात बताएं कि अगर आपके मुंजमद जो फंड्स हैं उनको बहाल कर दिया जाए तो ये आपने जो टेंडर मंजूरी के बाद असल लागत थी जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट किया था, उस लागत से तो वैसे ही बढ़ चुकी है लागत, तो क्या आप उन्हीं पैसों में वो काम मुकम्मल कर देंगे? जी, हमने इस वक्त हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं PND वफाकी हुकूमत के साथ। हमने उनको एक प्रपोजल दिया कि जब तक हमें टैक्स ग्रेशिया नहीं देंगे ना, उस वक्त तक हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते। किसी सूरत हो ही नहीं सकते मुकम्मल का। हमें टैक्स ग्रेशिया दें, उसमें हमें कुछ रिलीफ मिले ताकि हम आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सारे मुकम्मल कर। चलिए ये बता दें, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, डेट क्या फाइनल किया आपने मुल्क भर में हड़ताल करने की? हम जी अगले महीने इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में तमाम अगले महीने में 30 दिन होते हैं, कोई डेट तो होगी ना? ये 6 मार्च तक हमने कहा कि 6 मार्च तक हम बंद करते हैं। 6 मार्च तक आप पूरे मुल्क में जितने भी काम हो रहे हैं बंद कर देंगे? जी बंद कर देंगे, हमारे पास और रास्ता ही कोई नहीं, हमारे पास कोई हल ही कोई नहीं। हम तो दिवालिया हो चुके हैं, जितना पैसा था वो हमारा महंगाई ने खा लिया, हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं है। हम क्या करें? हम तो नहीं चाहते थे कि बंद करें, लेकिन मजबूर है हम, हमारे पास इसके अलावा हल ही। अगर हुकूमत फंड्स की बहाली नहीं करती तो अगले माह 6 मार्च तक इंतजार किया जाएगा, बाद तमाम तरक्याती कामों को बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह घुमन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह के बाद।